मेरा नाम ग्रेग ब्रैडन है और मैं हमारे मूल इतिहास और भाग्य की गहरी सच्चाई की लापता कड़ियों की इस विशेष प्रस्तुति में आपका स्वागत करता हूं। अपने पिछले एपिसोड में हमने ऊर्जा क्षेत्र की विज्ञान आधारित खोज को जाना। एक वास्तविक जीवन मैट्रिक्स 3 बहुत सटीक तरीकों से कार्य करता है। नंबर 1, यह स्वयं ब्रह्मांड के लिए और ब्रह्मांड में होने वाली सभी चीजों के लिए एक पात्र है। नंबर 2, यह हमारे आंतरिक और बाहरी जगत के बीच का सेतु है। अंतर में जो कुछ भी होता है, हमारे विचारों, भावना और मान्यताओं को इस क्षेत्र के माध्यम से हमारे शरीर से परे की दुनिया में व्यक्त किया जाता है। नंबर 3, दर्पण। यह क्षेत्र दुनिया में एक दर्पण है जिसे हम अपने गहरे, कभी-कभी अवचेतन मान्यताओं में सच होने का दावा करते हैं। खैर, वैज्ञानिक अब यह सवाल नहीं पूछ रहे हैं क्या हम जुड़े हुए हैं। क्षेत्र हमें बताता है कि हम जुड़े हुए हैं। अब सवाल यह है कि हम कितनी गहनता से जुड़े हुए हैं। इस क्षेत्र के माध्यम से विश्व पर हमारा वास्तव में कितना प्रभाव है। खैर, 2 वैज्ञानिक प्रयोग है जो हमें किसी भी चीज से प्रकाश वर्ष आगे ले जाते हैं जिस पर हम अतीत में विश्वास करते थे। मैं उन्हें आपके साथ बांटना चाहता हूँ। हालांकि वे जो दिखा रहे हैं उसने उस संभावना के द्वार खोल दिए हैं जिसमें आधुनिक विज्ञान अब संघर्ष कर रहा है। तो आइए एक नजर डालते हैं इन 2 प्रयोगों पर। पहला प्रयोग 1992 में भौतिकी प्रयोगशाला के रूसी बुलेटिन में प्रकाशित हुआ था और प्रयोग एक कांच के बर्तन, एक फूलदान के साथ शुरू होता है जिसमें वैक्यूम यानी निर्वात बनाने के लिए सारी हवा पूरी तरह से खींची गई है। तो एक निर्वात का अर्थ है कि यह बर्तन खाली है, लेकिन यह पूरी तरह से खाली नहीं है क्योंकि इस बर्तन में अभी भी प्रकाश के फोटॉन हैं और वैज्ञानिक यह जानते हैं। तो अब सवाल यह है कि वे फोटॉन कहाँ है। वे देखना चाहते हैं कि फोटॉन अभी कहाँ है। तो इस प्रयोग के पहले भाग में वे बर्तन से हवा निकालते हैं और फिर वे मापते हैं कि बर्तन में ये फोटॉन कहाँ है। क्या वे सभी तल पर इकट्ठा हो गए हैं? क्या वे अंदर तैर रहे हैं? क्या वे सभी किनारों से चिपके हुए हैं? और उन्होंने जो पाया वह कोई आश्चर्य की बात नहीं थी। बर्तन में ये फोटॉन पूरी तरह से अनियमित और यादृच्छिक है। ये उसी प्रकार के फोटॉन हैं, पदार्थ के कण जो परमाणु बनाते हैं, जिनका वर्णन हमने पिछले एपिसोड में किया था। तो हम इन मूलभूत कणों की बात कर रहे हैं जिनसे विश्व बना है और यह महत्वपूर्ण है। तो वैज्ञानिकों ने पाया कि बर्तन में फोटॉन का वितरण पूरी तरह से अनियमित और यादृच्छिक है। उन्हें यही उम्मीद थी। इस प्रयोग का अगला भाग मुझे वास्तव में दिलचस्प लगता है। वैज्ञानिकों की सोच ने इन प्रयोगों को संभव बनाया। वैज्ञानिक पद्धति में प्रशिक्षित वैज्ञानिक के लिए झूठी धारणाओं के, अलगाव की उन धारणाओं के, उस सोच के बॉक्स से बाहर निकलने के लिए नए प्रश्न पूछना जरूरी है, जैसे कि क्या हमारी धारणा गलत हो सकती है? वह हमें हमारी दुनिया के बारे में क्या बताएगा? अब यह दिलचस्प हो जाता है और यही इस प्रयोग का अगला भाग है। वैज्ञानिकों ने यादृच्छिक फोटॉन वाले बर्तन में मानव डीएनए डाला क्योंकि वे देखना चाहते थे कि मानव डीएनए का फोटॉन पर प्रभाव पड़ता है या नहीं। और इससे पहले कि मैं और आगे जाऊं, मैं आपको केवल यह सोचने के लिए आमंत्रित करता हूं कि वे क्या चाहते हैं। फोटॉन वह चीज है जिससे यह विश्व बना है, डीएनए वह चीज है जिससे हम बने हैं। और प्रयोगशाला में वैज्ञानिक पूछ रहे हैं कि क्या हम जिससे बने हैं उसका असर उस पर पड़ता है जिससे हमारा विश्व बना है, या कुछ ऐसा जिस पर एक योगी काम कर रहा हो, लेकिन ये एक वास्तविक वैज्ञानिक प्रयोगशाला में हो रहा है। ये सवाल यही पूछे जा रहे हैं। तो यहाँ उन्होंने मानव डीएनए लिया और उन्होंने इसे बर्तन के अंदर डाला और फिर उन्होंने डीएनए को फिर से मापा, यह देखने के लिए कि क्या हुआ। फिर फोटॉन को मापते हैं कि क्या हुआ। और इस प्रयोग के परिणामों ने दुनिया में अपने बारे में सोचने के तरीके को बदल दिया है। क्योंकि जब पहली बार मापा गया था
तो फोटॉन पूरी तरह से यादृच्छिक थे, और मानव डीएनए की उपस्थिति में फोटॉन अब यादृच्छिक नहीं है। उन्हें आदेश दिया गया है, उन्होंने ठीक डीएनए के आकार का पालन किया। डीएनए का फोटॉन पर सीधा प्रभाव पड़ रहा था। जिस चीज से हम बने हैं वह उस चीज को प्रभावित कर रहा है जिससे हमारी दुनिया बनी है। वैसे ही जैसे हमारी कुछ सबसे प्राचीन और प्रचलित स्वदेशी और आध्यात्मिक परंपराओं ने हमेशा हमें बताया है कि हम विश्व से जुड़े हुए हैं, तो यह पहला प्रयोग है। मानव डीएनए का उस चीज पर बहुत प्रभाव पड़ा जिससे हमारी दुनिया बनी है। मैं चाहता हूं कि आप देखें कि वैज्ञानिक इस पर कैसी प्रतिक्रिया देते हैं, इसलिए मैं इसे पढ़ने जा रहा हूं। 1995 में प्रकाशित नैनोबायोलॉजी जर्नल में वैज्ञानिकों ने इसका वर्णन किया। उन्होंने कहा कि फोटॉन का व्यवहार आश्चर्यजनक रूप से हमारी पुरानी मान्यताओं से अलग है, क्योंकि वैज्ञानिक सोच यह है कि हर चीज दूसरी चीज से अलग है, पर यह ऐसा नहीं हुआ। और ऐसा कुछ नहीं जो पदार्थ पर डीएनए के प्रभाव को बता सके, इसलिए यह विज्ञान के विपरीत है। लेकिन अगला भाग मुझे विशेष रूप से दिलचस्प लगता है। शब्दों पर ध्यान दें। यह कहता है कि हम संभावना को स्वीकार करने के लिए मजबूर है। वे कह रहे हैं कि वे मजबूर हैं। वे यह नहीं कह रहे हैं कि ऐसा लगता है या ऐसा प्रतीत होता है या यह वही है जो हमने पाया है। वे कह रहे हैं कि हम इस संभावना को स्वीकार करने के लिए मजबूर हैं कि डीएनए द्वारा ऊर्जा का कोई नया क्षेत्र उत्तेजित हो रहा है। पर हम जानते हैं कि यह कोई नया क्षेत्र नहीं है, यह क्षेत्र काफी समय से है। बस हम उस क्षेत्र को और उसके महत्व को अभी पहचान रहे हैं। तो इस दूसरे प्रयोग का सारांश यह है कि विज्ञान अब इस बात की पुष्टि करता है कि मानव डीएनए फोटॉन के माध्यम से उस चीज को प्रभावित करता है जिससे हमारी दुनिया बनी है। यह बहुत बड़ी बात है। अब मैं दूसरे प्रयोग पर जाता हूं। यह प्रयोग 1994 में जर्नल ऑफ साइंटिफिक एक्सप्लोरेशन में प्रकाशित हुआ था। इसकी शुरुआत एक बार फिर मानव डीएनए से होती है और यह एक बहुत ही सटीक प्रकार का मानव डीएनए है। यह नवजात शिशुओं के गर्भनाल से आता है, क्योंकि उस डीएनए को बहुत ही आरंभिक डीएनए कहा जाता है। यह समय के साथ नष्ट नहीं हुआ है, तो यह एक बहुत ही आरंभिक डीएनए है। डीएनए को एक बर्तन में अलग किया जाता है और उस बर्तन को दूसरे बर्तन में लगाया जाता है ताकि डीएनए पर बाहर से कोई प्रभाव नहीं पड़े। तो प्रयोग कुछ इस तरह है। इस अनोखे डीएनए को अब मानव हृदय के क्षेत्र की सीमा में रखा गया है। प्रत्येक मानव हृदय में ऊर्जा का एक क्षेत्र होता है जो भौतिक हृदय से 5 से 8 फीट की दूरी तक फैला होता है, और वह क्षेत्र एक विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र है जिसे हम पारंपरिक उपकरणों से माप सकते हैं। तो क्या उस क्षेत्र के माध्यम से दूसरे व्यक्ति की भावनाओं से डीएनए प्रभावित होता है? क्या हमारी भावनाएं वास्तव में हमारे शरीर में डीएनए को प्रभावित कर सकती है? इससे पहले कि मैं आपको प्रयोग के बारे में बताऊं, मैं बताना चाहता हूं कि यह क्यों महत्वपूर्ण है। मानव डीएनए जब हमारी कोशिकाओं में होता है तो यह बहुत विशिष्ट प्रकार से कुंडलित होता है, और वैज्ञानिकों ने पाया है कि कुछ नकारात्मक भावनाओं की उपस्थिति में, और मैं उस शब्द का उपयोग करना पसंद नहीं करता, लेकिन हम जिस बारे में बात कर रहे हैं उसे स्पष्ट करने के लिए उस शब्द का उपयोग करूंगा। इसलिए क्रोध या नफरत या ईर्ष्या या आक्रोश या निराशा जैसी नकारात्मक भावनाओं का हमारे शरीर के भीतर डीएनए पर प्रभाव पड़ता है, और प्रभाव यह है कि उन भावनाओं की उपस्थिति में डीएनए एक छोटी सी गांठ की तरह ज्यादा से ज्यादा कुंडलित होकर कसने लगता है, और जब वह इस तरह कसने लगता है तो डीएनए स्वयं को अपनी पूरी क्षमता से अभिव्यक्त नहीं करता है। इसलिए नकारात्मक भावनाएं कुंडल को कसकर उसकी पूर्ण अभिव्यक्ति को रोकती है।
जो कुछ भी यह व्यक्त कर रहा है, चाहे वह हमारी प्रतिरक्षा का काम हो या एंटी एजिंग हार्मोन से उम्र के प्रभाव को रोकना हो या जो कुछ भी है, डीएनए अपने काम को पूरी क्षमता से नहीं कर सकता है। तो इस विवरण से आप शायद कल्पना कर सकते हैं कि सकारात्मक भावनाएं क्या करती है। सकारात्मक भावनाएं वास्तव में डीएनए को ढीला करती है, वे डीएनए को रिलैक्स करती है। तो उदाहरण के लिए करुणा, कृतज्ञता, प्रशंसा की भावनाएं वास्तव में हमारे शरीर के अंदर डीएनए को रिलैक्स करती है और उसे पूर्ण अभिव्यक्ति करने देती है। यह जानकर वैज्ञानिक यह देखना चाहते थे कि एक व्यक्ति की मानवीय भावनाओं का ऐसे डीएनए पर क्या प्रभाव पड़ेगा जो उस व्यक्ति के शरीर में नहीं है पर इस विशेष बर्तन में है। तो इसमें उन्होंने क्या पाया? मानव डीएनए को अलग कर दिया गया था और कृतज्ञता, प्रशंसा, प्रेम और करुणा जैसी सकारात्मक भावनाओं की उपस्थिति में डीएनए वास्तव में इतना शिथिल और रिलैक्स होने लगा कि इसने खुद को खोलना शुरू कर दिया। दो कुंडल खुलने लगे, मानो डीएनए अपनी दूसरी प्रतिकृति बनाने वाला हो और सकारात्मक भावना की उपस्थिति में डीएनए का नया सिरा बनाने वाला हो। कृतज्ञता, प्रशंसा, प्रेम, करुणा जैसी सकारात्मक भावनाओं के कारण डीएनए इतने सकारात्मक तरीके से प्रतिक्रिया दे रहा था कि डीएनए ने फिर से काम शुरू कर दिया, मानो वह खुद को बेहतर अवस्था में पुनः उत्पन्न करने वाला हो। वैज्ञानिकों को इसकी उम्मीद नहीं थी, तो हमने इन दो प्रयोगों के परिणाम देखे हैं। सकारात्मक भावनाओं की उपस्थिति में डीएनए शिथिल हो जाता है। क्रोध, घृणा, ईर्ष्या जैसी नकारात्मक भावनाओं की उपस्थिति में डीएनए छोटी गांठ की तरह कस गया था। यह बहुत मजबूती से बंद हो गया था और यह वैज्ञानिकों को कुछ ऐसा बता रहा है जो पहले कभी प्रयोगशाला में नहीं देखा गया था। प्रयोगशाला के वातावरण में यह पहली बार है कि हम वास्तव में मानवीय भावनाओं को देख सकते हैं। प्रशिक्षित लोगों द्वारा यह भावनाओं का प्रयोग किया गया है। मानवीय भावनाओं ने डीएनए के आकार को बदल दिया, खुद को पूरी तरह से व्यक्त करने की डीएनए की क्षमता को बदल दिया। तो अब मैं चाहता हूं कि आप सीधे वैज्ञानिकों से सुने उद्धरण, गहरे प्रेम और प्रशंसा की भावनाओं में प्रशिक्षित व्यक्ति अपने शरीर में डीएनए के आकार को बदलने में सक्षम थे। और उन्होंने आगे कहा कि मानवीय भावनाएं ऐसा प्रभाव पैदा करती है जो भौतिकी के पारंपरिक नियमों को चुनौती देते हैं।